हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी तक जैसे मैंने कुछ पहले लेक्चर जो भेजे हैं आपको यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, वो ज़्यादातर हमारे एशियंट इंडिया से है। एशियंट इंडिया के बाद हम मेडिवल इंडिया, मेडिवल के बाद हम मॉडर्न इंडिया, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। लेकिन साथ साथ क्योंकि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी लेक्चर्स को यूट्यूब पे डालती रहूँगी। तो अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो लेक्चर्स आपके लिए सूटेबल हैं तो ज़रूर सुने। हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होगा मैक्सिमम वो इन वीडियोस में कवर किया जाएगा। तो मैं शुरुआत आज वर्ल्ड हिस्ट्री की, पूरे संसार की हिस्ट्री की करूँगी इंग्लैंड से। जैसे कि हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब की हिस्ट्री, भारत में रहते हैं तो भारत की हिस्ट्री, तो अगर इस पूरी दुनिया में रहते हैं तो दुनिया की हिस्ट्री भी हमें पता होनी चाहिए। क्या दूसरे देशों में हो रहा है, क्या हमारे साथ सिमिलर है, क्या नया है, क्या पुराना है, उनके साथ उनसे हमने क्या सीखा है, हमसे उन्होंने क्या सीखा है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही पता चलता है। तो हमारे लिए आज का एक और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करते हैं तो यूरोप में सबसे पहले हम इंग्लैंड की क्रांति की बात करते हैं, जिसे शानदार क्रांति कहा गया है। ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन या शानदार क्रांति, जितने भी रेवोल्यूशन पढ़ेंगे उनमें से सबसे पहले पढ़ते हैं जो हमारे पास टाइम पीरियड है यूरोप का, जिसमें हम देखते हैं कि 1600 के बाद कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो 17वीं सदी से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पे जो हम पहला रेवोल्यूशन पढ़ते हैं वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इंग्लैंड में ये रेवोल्यूशन हुआ 1688 में। क्या कारण थे इस रेवोल्यूशन के, किन कारणों की वजह से इंग्लैंड में ये क्रांति आई? इंग्लैंड हमेशा ही एक ऐसा देश रहा है जहाँ पे बड़े बड़े राजघराने हुए हैं, बड़े राजाओं ने राज किया है, मोनार्की सिस्टम भी रहा है, और बीच में ऐसा भी हुआ है कि पार्लियामेंट की भी स्थापना की गई है कि लोगों की बात भी सुनी जाए, और राजा के ऊपर रोक भी लगाई गई है। फिर इंग्लैंड में ऐसा समय भी आया है वहाँ पे जो उनका धर्म है वो है कैथोलिक धर्म है, जो पोप को मानते हैं। ईसाई धर्म में कट्टरवादी हैं, वही करना है जो उन्होंने सीखा है। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है वहाँ पे प्रोटेस्टेंट धर्म वाले भी आते हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हम ये ऐसी बातें नहीं मानेंगे, हम इस तरह से नहीं चलेंगे, हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया है। तो इंग्लैंड में दो तरह के अलग अलग धर्म के, दो अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, एक है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट। तो समटाइम्स ऐसा हुआ है कोई राजा कैथोलिक धर्म को मानता है, कोई प्रोटेस्टेंट को मानता है। जो कैथोलिक को मानते हैं वो प्रोटेस्टेंट पे अत्याचार करते हैं, जो प्रोटेस्टेंट को मानते हैं वो कैथोलिक को उनके साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। तो इंग्लैंड में ये उतार चढ़ाव चलता ही रहा है हमेशा। लेकिन ये याद रखना है कि ईसाई धर्म को मानने वाले वो लोग जो हैं उनमें हमेशा यही चलता रहा है कि वो या तो कट्टरवादी हैं या ओपन माइंडेड हैं। तो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट की वजह से ही शायद ये इंग्लैंड में जो रेवोल्यूशन आया है वो आ गया। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, उनके कारण पढ़ेंगे। तो शानदार क्रांति इसलिए कहा गया है, क्यों कहते हैं इसको शानदार क्रांति? क्रांति जब जिसमें रक्त बहा गया हो, लोग मारे गए हों, उसे हम शानदार नहीं कह सकते। लेकिन ये एक ऐसी क्रांति है कि एक राजे पर दूसरा राजा हमले करना आता है, हमला करने, और वो राजा युद्ध ही नहीं करता, ऐसे ही भाग जाता है, उसकी सेना ही उसका साथ नहीं देती। तो बिना किसी का खून बहाए एक देश की सरकार ही बदल जाती है, इसलिए इसे शानदार क्रांति कहा जाता है। कई जगह पे इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा गया है कि इसमें तो खून बहा ही नहीं है, इसलिए इसे शानदार क्रांति कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं, पहला कारण है हमारे पास ड्रॉबैक्स ऑफ जेम्स दूसरा। तो जेम्स दूसरा जो 1685 में गद्दी पे बैठा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे राजा हैं, अगर आप उनकी क्रोनोलॉजी देखना चाहते हो तो आप नेट पे देख सकते हैं, आपकी बुक्स में होगा, कई जगह पे लिखा होगा। तो हम जेम्स दूसरे से ही स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये माना गया है बड़ा ही इंटेलिजेंट है, उसको बहुत अच्छी तरह से राजनीति करनी आती है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। कैसी कमियां हैं? एक तो वो कैथोलिक धर्म को मानता है, इसलिए वो किसी दूसरे धर्म को इजाजत ही नहीं देता कि तुम भी अपने धर्म को मानो। क्योंकि दूसरा इसमें ये वजह है कि वो, एक तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो हठी है, जिद्दी है, वो अपनी जिद पे अड़ा रहता है।
वो कहता है कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मुझे लगता है जो मैं कर रहा हूं वही सही है। तो इसकी वजह से जो जेम्स है वो लोगों में बदनाम हो चुका है। उसको लोग जो है, उसके राज्य के लोग हैं, वो सोचते हैं कि ये सिर्फ कैथोलिक धर्म के लोगों के बारे में सोचता है, ये पूरी जनता के बारे में नहीं सोचता। तो जो राजा है उसकी जिम्मेवारी है सारे लोगों के बारे में सोचे। तो बहुत सारे ऐसे उसके अगेंस्ट लोग हैं जो उसकी कमियों की वजह से उसको पसंद नहीं करते। तो उसकी कमियां यही हैं, जल्दबाज है, एकदम से फैसला लेता है, वो सोचता ही नहीं है कि इसके आने वाले समय में क्या नुकसान होने वाला है। वो जिद्दी है कि मुझे यही करना है तो यही करना है, फिर वो सोचता नहीं है पार्लियामेंट क्या कह रही है, लोगों को क्या चाहिए। चाहे वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ है, यानी अच्छी तरह से अपने राज्य को चला सकता है, लेकिन वो जनता की बात नहीं सुनता, वो सिर्फ अपनी जिद पे अड़ा रहता है। तो जो जेम्स दूसरा है 1685 से 1688 तक ही गद्दी पे बैठ पाया, क्योंकि रेवोल्यूशन कब हो रहा है 88 में। हालांकि इसकी मृत्यु होती है 1710 में। वो कैसे होती है हम आगे पढ़ेंगे। तो दूसरा हमारे पास है पॉइंट टेस्ट एक्ट। टेस्ट एक्ट में हम देखते हैं कि एक ऐसा एक्ट है जो 1673 में पास किया गया है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया है। उन्होंने ये फैसला किया था, क्योंकि कैथोलिक धर्म वाले बड़े ही कट्टरवादी हैं, वो धर्म के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, वो किसी और चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देते, वो धर्म को ही प्रेफरेंस देते हैं। नियम उनके ऐसे हैं जिसकी वजह से इंग्लैंड की ग्रोथ नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकती, उन लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो सकती जो एक अच्छे विचारों वाले, जो लेटेस्ट विचारों वाले लोग जिन्हें हम बोल सकते हैं, जो रिजिड नहीं है, जो वो सारी बातें नहीं मानते, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपने ऐसे जुड़े रहते हैं कि वो तरक्की ही नहीं कर सके, सिर्फ वो कट्टरवादी धर्म से, अंधविश्वासों से जुड़े रहें। ठीक है, तो 1673 में जो एक्ट पास किया गया था उसके अकॉर्डिंगली, टेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें कैथोलिक धर्म वालों को जॉब नहीं मिलेगा। तभी मिलेगा अगर वो ये बात मानेंगे कि वो सिर्फ अपने धर्म का प्रचार नहीं करेंगे। वैसे तो ये क्लियर ही है कि कैथोलिक धर्म वालों को ये जॉब नहीं मिलेगा। तो क्योंकि जेम्स खुद कैथोलिक धर्म का था तो उसने इस बात की परवाह ही नहीं की। उसने क्या किया, पार्लियामेंट के इस एक्ट को नहीं माना। उसने अपने वहां पे ऑफिशियल्स जो थे उसमें कैथोलिक लोगों की भर्ती शुरू कर दी। तो जो भी हायर पोस्ट थी सब में उसने कैथोलिक धर्म के लोगों को भरना शुरू कर दिया और प्रोटेस्टेंट लोगों का ध्यान ही नहीं रखा। तो इस एक्ट की वजह से पार्लियामेंट भी नाराज हुई और जनता भी नाराज हुई कि अगर एक्ट पास किया गया है जनता की सलाह से, पार्लियामेंट की वजह से, तो फिर राजा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आपको बताया मैंने, वो एक जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति था और जल्दबाज था। तो उसने नहीं सोचा कि इस तरह करने से शायद उसे आने वाले समय में कोई समस्या हो, क्योंकि वो सोचता था वो राजा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी कानून बना सकता है, तोड़ सकता है, वो किसी को भी किसी भी पोस्ट पे लगा सकता है, हटा सकता है। तो उसने वही किया। उसने क्या किया, उसने टेस्ट एक्ट को खत्म करके कैथोलिक लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। उसके बाद है सप्रेशन ऑफ एनिमीज, अपने दुश्मनों का उसने खात्मा करना शुरू कर दिया। किस तरह के दुश्मन थे उसके? वही दुश्मन होंगे जो उसके कैथोलिक धर्म को नहीं मानते होंगे, जो उसकी बातें नहीं मानते होंगे। तो उसने सबसे पहले 1685 में डूक ऑफ आर्गाइल को उसने विद्रोह कर दिया अपने इलाके में। तो उसने उसको, स्कॉटलैंड में था वो आर्गाइल, तो उसने उसके खिलाफ विद्रोह, राजा के खिलाफ विद्रोह किया इसने। तो जेम्स दूसरे ने उसके विद्रोह को दबाया और साथ ही साथ उसका कत्ल भी कर दिया। इसने विद्रोह किया क्यों? क्योंकि वो जेम्स दूसरे की कट्टरवादी नीतियों से परेशान था। तो उसने कहा कि वो सारी बातें नहीं मानेगा जो जेम्स दूसरा कह रहा है। इसके अलावा 1685 में ही ड्यूक ऑफ मोनमाउथ ने, जो कि चार्ल्स दूसरे का ही पुत्र था, लेकिन एक ऐसा पुत्र था जिसको लोगों ने जायज नहीं माना था, तो उसने भी विद्रोह कर दिया। और इसके विद्रोह की वजह से ड्यूक ऑफ मोनमाउथ, जेम्स दूसरा बहुत गुस्से हुआ और उसने फैसला कर लिया कि वो इसको भी खत्म कर देगा। एक भयंकर लड़ाई हुई और उस लड़ाई में 300 विद्रोही मारे गए और 840 ऐसे विद्रोही थे जो इसका साथ दे रहे थे, ड्यूक ऑफ मोनमाउथ का। उनको वेस्ट इंडीज भेज दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। तो इंग्लैंड के लोग जैसे सजा देने के लिए, जैसे हम कहते हैं काले पानी की सजा, तो दूसरे देशों में भेज देते थे, तो उन्हें वेस्ट इंडीज भेज दिया गया। तो ये बड़ी ही बुरी बात थी। लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हर व्यक्ति को हक है कि वो अपने इलाके में जिस तरह से मर्जी जिए, जो मर्जी धर्म चलाए। तो अगर वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला है, या ये ड्यूक ऑफ मोनमाउथ तो इसलिए भी विद्रोह करता है कि वो गद्दी खुद चाहता है कि जेम्स दूसरे को गद्दी क्यों मिली, मुझे मिलनी चाहिए थी।
इसका विद्रोह हो सकता है कि उसके लिए नुकसानदायक था, लेकिन इसको इस तरह से मार देना, इसको भी मार दिया गया। तो ये जो बातें हैं ये लोगों को अच्छी नहीं लगी, उन्हें बुरा लगा और वो सोचने लगे कि इस राजा के अधीन रहना बहुत ही मुश्किल है। पहले से ही इंग्लैंड की जनता इन कैथोलिक राजाओं से, किंग से बहुत परेशान थी। उसके बाद है मिसयूज ऑफ रॉयल पावर्स। तो मैंने आपको बताया कि उसने कैसे शाही शक्तियों का मिसयूज किया। उसने कभी भी किसी को गद्दी से उतार दिया, किसी को बिठा दिया। कैथोलिक धर्म वाले लोगों को नौकरियां देने के लिए उसने टेस्ट एक्ट को भी खत्म कर दिया। कहीं पे भी जाके वो युद्ध करता है, कभी भी अपनी सेना बढ़ा लेता है। उसने किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, वो अपनी मर्जी से राज्य को चलाने लगा। तो जनता को लगा कि ये राजा सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, इसको अपनी प्रजा से, अपनी जनता से तो प्यार ही नहीं है, उनके बारे में तो ये सोच ही नहीं रहा। उसके बाद है स्टैंडिंग फोर्स क्वेश्चन। तो जो उनकी एक सेना होती थी उसकी एक लिमिटेशन होती थी कि इससे ज़्यादा राजा सेना नहीं रखेगा। तो हुआ यूं, उसने अपनी सेना को 6000 से बढ़ाकर 30,000 कर लिया। तो एकदम से इतनी सेना बढ़ा देना, ये लगने लगा लोगों को कि यहाँ पे तो सैनिक रूल हो जाएगा, सेना जगह जगह घूमेगी, हम तो आज़ादी से कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा उसने हॉन्सलो हेल्थ में 13,000 सैनिक पक्के तौर पे नियुक्त कर दिए इंग्लैंड के पास। लाल वर्दियों में जब इतने सैनिक जगह जगह घूमते दिखने लग पड़े लोगों को, तो उन्हें लगा कि अब पूरा खतरा है, कभी भी राजा जनता के ऊपर अत्याचार करके प्रोटेस्टेंट लोगों को खत्म कर सकता है, जो लोग राजा के खिलाफ हैं। तो जनता को ये लगना शुरू हो गया कि अब ये राजा हमारी सभी तरह की स्वतंत्रता को खत्म करने वाला है। हालांकि लोग इतने स्वतंत्र नहीं थे, पर फिर भी वो अपनी बात पार्लियामेंट में रख सकते थे। उसके बाद है कोर्ट ऑफ हाई कमीशन। एक ऐसा कोर्ट था, धर्मार्थ कोर्ट जिसे बोलते हैं, जिसको 1641 में खत्म कर दिया गया था। इस कोर्ट में क्या होता था, कैथोलिक धर्म से ही संबंधित था। तो ये कोर्ट बनाने का मतलब था कैथोलिक धर्म का फिर से प्रचार करना। तो कोर्ट ऑफ हाई कमीशन को उसने फिर से स्थापित किया, और जिससे लोगों को लगा कि अब तो कैथोलिक धर्म को कोई खत्म ही नहीं कर सकता, जो खत्म कर दिया गया है उसे वो दोबारा क्यों शुरू कर रहा है। उसके बाद देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैथोलिक्स अपॉइंटमेंट्स इन यूनिवर्सिटीज। तो उसने क्या किया, हालांकि ये डिसाइड किया हुआ था कि कैथोलिक लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो यूनिवर्सिटी में उसने डीन ऑफ द क्राइस्ट चर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो उसका ऑक्सफोर्ड का डीन था चर्च का, उसका भी उसने जो डीन बनाया, वो कौन बनाया, कैथोलिक धर्म का ही व्यक्ति। तो सबसे पहले तो लोगों को ये बात बुरी लगी कि जब इन लोगों को, कट्टरवादी लोगों को जॉब्स नहीं देनी है तो फिर ये क्यों दे रहे हैं। उसके बाद उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर बनाया, वो था एक प्रोटेस्टेंट। तो उसने क्या किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने क्या किया, उसने एक कैथोलिक धर्म के व्यक्ति को डिग्री देने से मना कर दिया। तो जेम्स दूसरे ने इस वाइस चांसलर को उसकी पोस्ट से ही हटा दिया। यह है उसकी जल्दबाजी कि एक वाइस चांसलर को उसने पोस्ट से सिर्फ इस वजह से हटा दिया क्योंकि उसने कैथोलिक धर्म के व्यक्ति को डिग्री देने से मना कर दिया। वैसे तो देखा जाए, अगर वो पढ़ा लिखा है, उस व्यक्ति का नाम है एल्बन फ्रांसिस, कैथोलिक व्यक्ति है जो, तो उसको डिग्री दे भी दें, लेकिन हम नहीं जानते उनका क्या मसला है, क्यों वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन जेम्स दूसरे की गलती क्या है कि वो एकदम से ही एक वाइस चांसलर को गद्दी से हटा देता है, सिर्फ इसलिए, वो ये देखता नहीं वो उस डिग्री के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि उसने डिग्री देने से मना कर दिया। किसको? एक कैथोलिक को। उसके बाद उसने मैडगलम कॉलेज के फेलोज, इनको भी एक नुकसान पहुंचाया। क्या हुआ कि ये जो फेलोज थे 25, ये जो लोग थे, उसने इस तरह से उनसे बिहेव किया कि उनको उनकी पोस्टों से ही हटा दिया गया। क्योंकि जब उसने यूनिवर्सिटी में देखा कि इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है कैथोलिक लोगों का कि इनको नहीं पढ़ाना है, ये पोस्ट पे नहीं आने चाहिए, तो वो यूनिवर्सिटी में गया। उस यूनिवर्सिटी के जो सेनेटर्स थे 25, उनको भी उसने, जेम्स दूसरे ने, एकदम से ही यूनिवर्सिटी में से निकाल दिया। तो इस तरह की उसकी जल्दबाजियाँ, उसका हठी स्वभाव, कैथोलिक धर्म का ही प्रचार करना, जिस वजह से शायद वो बहुत बदनाम हो गया। उसके बाद है स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, शायद ये भी एक कारण रहा उनकी क्रांति का। तो क्या है, जो आयरलैंड का मुखिया है ट्राइकॉनल, लेफ्टिनेंट है, वो उसको वहाँ पे नियुक्त करना भी उसकी शायद एक गलती थी, क्योंकि वो एक्चुअल में इन लोगों को, कैथोलिक धर्म के लोगों को स्थापित करते रहना
और उन देशों का जेम्स का साथ देना, ये बहुत बड़ा रीज़न रहा क्रांति का। क्योंकि देखें यहाँ पे एक फ्रांस भी हमारे पास है, गुड रिलेशन विद फ्रांस, तो इनके फ्रांस के साथ भी अच्छे संबंध थे। ये माना गया है जेम्स दूसरा और फ्रांस का जो शासक है लुईस 14वां, जिसका टाइम है 1643 से 1715, ये दोनों आपस में चचेरे भाई थे। ये भी कैथोलिक धर्म को ही मानता था और जेम्स भी कैथोलिक धर्म को मानता था। तो बहुत बार ऐसा हुआ, फ्रांस में जिन कैथोलिक लोगों को, प्रोटेस्टेंट लोगों को तंग किया जाता था, वो कहाँ भेज दिए जाते थे? इंग्लैंड आ जाते थे सजा के तौर पे। इंग्लैंड आके भी उनको अच्छी जगह पोजीशन नहीं मिलती थी, अच्छी तरह से वो नहीं रह पाते थे, तो लोग बहुत परेशान थे फ्रांस के कैथोलिक धर्म से भी और इंग्लैंड के कैथोलिक धर्म से भी। तो इन लोगों ने ये फैसला करना शुरू कर दिया कि अगर जेम्स इसके साथ अच्छी मित्रता रखेगा तो इसका मतलब है आने वाले समय में प्रोटेस्टेंट धर्म तो खत्म ही होने वाला है। उसके बाद है डेक्लरेशन ऑफ, ये देखें हमारे पास एक धार्मिक स्वतंत्रता उनका एक्ट है, ये 1687 में पास किया गया है, इंडुलेंस में, डेक्लरेशन ऑफ इंडुलेंस, धार्मिक स्वतंत्रता का। ठीक है, तो ये तो क्लियर ही हो गया था कि अगर किसी को जॉब मिलनी है तो उसको कोई धर्म से संबंधित टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 1687 का ये एक ऐसा एक्ट है। तो लेकिन फिर भी जो जेम्स था उसने तो क्लियर ही कर दिया कि कैथोलिक लोगों को जॉब्स मिलेंगी, और एक ऐसा ये धार्मिक स्वतंत्रता का एक्ट है कि जो इस एक्ट को वो उसने घोषणा की कि चर्च में 2 रविवार तक पढ़ के सुनाया जाएगा। ये एक्ट जो वहाँ के पादरी हैं वो पढ़ेंगे। क्या होगा इससे कि जब ये सुनाया जाएगा उसमें क्लियर कर दिया गया कि कैथोलिक लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है, वो कोई भी जॉब कर सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह का धार्मिक टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र है उसने वो पादरी को दिया और कहा कि जो चर्च का मेन पादरी है वो हर 2 एतवार तक उसे पढ़ेगा। लेकिन वहां के पादरी ने इसे पढ़ने से मना कर दिया। तो उसने क्या किया, 7 पादरियों पर एक मुकदमा चला दिया, ट्रायल चलाया गया। ये मुकदमा हो गया कि इन्होंने राजा की बात नहीं मानी है, तो मुकदमा गया कोर्ट में और पार्लियामेंट ने भी वहाँ पे अपने दलीलें पेश की। लेकिन ये 7 पादरी रिहा हो गए। तो उसकी वजह से लोगों को लगा कि नहीं, राजा को हटाया जा सकता है, अभी भी हमारी बातें सुनी जा रही हैं। लेकिन इस तरह से इनके खिलाफ केस दर्ज कर देना ये बड़ी ही राजा की गलत बात थी। उसके बाद आता है इमीडिएट कॉज, जिसे हम कहते हैं तात्कालिक कारण, जिसकी वजह से एकदम से वो रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तो लोग जेम्स दूसरे से बहुत परेशान थे। ये सोचा जा रहा था कि इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी गद्दी इसकी पुत्री को मिलेगी, जो कौन से धर्म को मानती है, प्रोटेस्टेंट को। तो उसकी पुत्रियां जो थी उनके बारे में तो यही विचार था कि गद्दी, क्योंकि उसके पास पुत्र नहीं था, तो ये माना गया कि जल्द ही शायद इसकी मृत्यु हो जाए, तो समा बदलने वाला है। लेकिन हुआ क्या, 10 जून 1688 को मैरी ऑफ मैडोना, जो कि उसकी पत्नी थी, उसके घर पुत्र पैदा होता है। कैथोलिक धर्म की वो लेडी है जो उसकी पत्नी है। तो जो प्रोटेस्टेंट धर्म के बच्चे हैं वो तो जनता को उम्मीद है कि जो उसकी प्रोटेस्टेंट पत्नी है उसके बच्चे हैं वो तो आने वाले समय में इंग्लैंड की दशा बदल देंगे। लेकिन उसकी कैथोलिक पत्नी के घर जब पुत्र पैदा होता है 10 जून 1688 को, तो ये लगने लग पड़ता है कि अब वो कैथोलिक धर्म को ही मानेगा, वो कट्टरवादी ही होगा। जिस तरह से जेम्स दूसरे ने परेशान कर रखा है उसी तरह से पुत्र भी परेशान करेगा। तो लोग भड़क उठे, उन्होंने फैसला कर लिया, उन्होंने अपनी मीटिंग की, कुछ लोगों ने मिलकर एक लेटर तैयार किया और वो लेटर भेज दिया उन्होंने जेम्स दूसरे की पुत्री मैरी को। मैरी की शादी हुई थी विलियम से, जो कि हॉलैंड का शासक था और ये प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। तो मैरी को मैसेज भेजा गया कि अपने पति के साथ इंग्लैंड आए और यहाँ पे आके इंग्लैंड को अपने अधीन कर ले। तो उसका शासक, हॉलैंड का शासक विलियम भी तैयार हो गया। उसे क्या चाहिए था, अगर उसको इंग्लैंड मिल रहा है और जनता की तरफ से पत्र जा रहा है, सब चाहते हैं कि इंग्लैंड का राजा अब जो हॉलैंड का शासक है विलियम वो बने, तो उसने, विलियम ने यस कर दिया और वो अपनी सेना लेके 5 नवंबर 1688 को 15,000 सैनिकों के साथ टॉरबे बंदरगाह पे पहुंच गया। जैसे ही वो बंदरगाह पे पहुंचा, जेम्स दूसरे ने भी अपनी सेना तैयार की। इतनी बड़ी सेना थी उसके पास, लेकिन क्या हुआ, सेना ने युद्ध करने से ही मना कर दिया। तो जेम्स के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। उसको पता ही नहीं था उसकी जनता उसके इतना खिलाफ है, उसकी सेना उसका साथ नहीं दे रही, उसे अपनी पुत्री पे भरोसा था, वो भी मैरी के साथ जाके मिल गई, तो वो बहुत परेशान हो गया। तो उसने ये फैसला लिया कि अब वो इंग्लैंड में नहीं रहेगा और वो इंग्लैंड छोड़ के भाग गया और वहाँ पे 1710 में उसकी मृत्यु होगी। लेकिन 1688 की जो ये रेवोल्यूशन है हमारे पास इंग्लैंड का,
ये बड़ा ही शानदार रहा। इंग्लैंड में एकदम से सरकार बदल गई, धर्म बदल गया और मिलजुल के एक नई पार्लियामेंट का उत्थान किया गया, नई पार्लियामेंट बनाई गई और लोगों के अच्छे एक समय की शुरुआत की गई और लोगों को विश्वास हो गया कि जो अत्याचारी शासन है वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। तो ये थे कारण एक रेवोल्यूशन के। इसके हमें इम्पैक्ट्स भी पड़ेंगे, लेकिन हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि ये एक ऐसी क्रांति थी कि उसकी सेना ने ही उसका साथ नहीं दिया एंड फाइनली वो युद्ध क्षेत्र छोड़ के भाग गया और किसी तरह का युद्ध नहीं हुआ। इस तरह से ही ये क्रांति जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। थैंक यू सो मच।